what problems you may face if you open up a school on your own. आप अगर अपने आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं. पहली चीज कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो आप सोचेंगे कि मेरे को कहाँ खोलना है. कई लोग स्कूल खोल देते हैं, लैंड सस्ती मिल गई, उनको जगह सस्ती मिल गई, दूर खोल दिया, आसपास आबादी नहीं है, प्री स्कूल खोल दिया. अब अगर आसपास आबादी नहीं होगी तो बच्चे लोग नॉर्मली 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर भेजते नहीं हैं. तो कई स्कूल ऐसे हैं बिल्डिंग बना के खड़े हैं लेकिन बच्चे हैं नहीं क्योंकि आसपास उनके आबादी नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको देखना चाहिए कि आपके आसपास में इट शुड बी अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. दूसरा चीज, लोग स्कूल खोल देते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन पता चला जी 1 हफ्ते के अंदर स्कूल बंद हो गया. क्यों बंद हो गया? कि बगल में वर्मा जी थे, कोई शर्मा जी थे, कोई और थे. वहाँ पे गली इतनी छोटी थी कि गाड़ियाँ आती थी, रोज़ हॉर्न बजाते थे और उन्होंने परेशान कर दिया और वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता था क्योंकि लेन छोटी थी. और फिर उन्होंने कहा भाई ये तो मुश्किल है और बंद ही कर दो, नहीं तो रोज़ यहाँ तो परेशानी हो रही है. सो दे डिड नॉट एंटिसिपेट कि यहाँ की रोड कम से कम 20-25 फीट चौड़ी होनी चाहिए, थ्रू एंड थ्रू होनी चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक पास हो जाए. नंबर 3 थिंग, उन्होंने किसी ने स्कूल ऐसी जगह खोल दिया जिसके बगल में गैस गोदाम था. दे डिड नॉट रियलाइज कि इट इज अ हैजार्डस एरिया. चाहे वो गैस गोडाउन है, चाहे वो शराब का ठेका है, वाइन शॉप है, कुछ भी है, तो आपको ऐसी जगह होना चाहिए विच इज सेफ प्लेस. या आपके स्कूल के ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रही है ना, कोई ध्यान नहीं देखते. नीचे कमरे देख लिए, छत पे जाके भी देख लो एक बार कि क्या है. आई ऑलवेज गो ऑन टॉप ऑफ द रूफ टू चेक कि व्हाट इज द लोकेशन. कोई हाई टेंशन तो नहीं जा रही है, आसपास में कैसी आबादी है, किस तरह के लोग हैं. या कोई ऐसी, कई बार ऐसा होता है लोग खोल देते हैं एंड उनको प्रॉपर्टी दिखाने वाला एक रास्ते से लेके आ गया और दूसरे रास्ते, वो रास्ता आगे जाता है, वो बस्ती में निकल जाता है. एंड देन यू फाइंड कि वो बस्ती से जो लोग हैं ना, कोई लेके नहीं आना चाहता है वहाँ से. you'll find कि people become very this thing कि अरे हमें बस्ती से होके जाना पड़ेगा, तो हम अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन क्या करें सर, अप्रोच ठीक नहीं है, इसलिए हमने अवॉइड कर दिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आपकी अप्रोच कैसी है, आसपास का एरिया कैसा है. आपके यहाँ इनफ ओपन स्पेस है जिसमें बच्चे खेल सकते हैं. नीचे आपके रूम सफिशिएंट हैं कि नहीं है, 3-4 रूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, पेंट्री है, हॉल है, इस तरह की चीज़ें हैं. स्टेयर्स कोई इस तरह की तो नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा हाइट है जो बच्चे को गिरने की चांसेस हो जाए कि वो स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे. तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे कि वहाँ पे पानी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है उस एरिया में कि पानी आता नहीं है 2-3 दिन तक, या इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी चली जाती है. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं बिफोर यू फाइनलाइज ऑन अ बिल्डिंग. एक बार आपने बिल्डिंग फाइनलाइज करी, उसके बाद फिर आप सोचोगे अरे स्कूल का नाम क्या रखना है, तो आपके घर के 5 लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे क्योंकि वो सब अलग अलग नाम. आप कंफ्यूजन में कि ये नाम रखा तो ये नाराज हो जाएंगे और ये नाम रखा तो ये नाराज हो जाएंगे, और अगर पंडित जी ने जो बताया उससे नाम नहीं रखा तो पता नहीं स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा. सो ऑल क्वेश्चंस. फिर आप वहाँ पे हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, हो सकता है महीना भी ले लोगे कि टू डिसाइड कि नाम क्या रखें. अब जब नाम फाइनल किया तो आपको लगेगा यार स्कूल में किताबें भी तो लगानी पड़ती हैं, तो अब किताबें ज़रा सोच लें हम कौन सी लगाएंगे. अरे भाई जितने बुक सेलर हैं सब अपनी अपनी बुक सेट्स दे देंगे आपको. अब आपको कुछ एक्सपीरियंस तो है नहीं कि भाई किताबें कौन सी लगाएंगे. तो आप जो जगमोहन जी की किताब बोलते, अरे इन्होंने तो कहा बड़ी अच्छी है. दूसरा बुक सेलर के पास गया, अरे आप कौन सी किताबें लगा रहे हो, कितनी मिस्टेक्स होती हैं, आप हमसे पूछिए, कितने पेरेंट्स आके कंप्लेंट करते हैं. अच्छा, फिर आप तीसरे के पास गए, वो कहेंगे अरे आपने उनकी पब्लिशर की लगा रहे हो, मेरे 4 स्कूल ने तो पिछले साल ही हटा दी, 1 साल ही लगाने के बाद, और बड़ी परेशानी होती है.
आप शुरू में ले लेते हो, बीच में किताबें ही नहीं मिलती हैं, फिर क्या करोगे आधे सेशन में? आप बड़े असमंजस में, कौन सी किताबें लगाएं कौन सी नहीं लगाएं, हाँ? और आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, तो यहाँ पे आप हो गए कंफ्यूज। फिर उसमें आपके 15 दिन 1 महीना निकल जाएगा कि अरे बुक्स का सिलेक्शन कैसे होगा। फिर आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, इससे पहले मैं स्टाफ ही अपॉइंट कर लेता हूँ। अब आपको स्टाफ जब आप अपॉइंट करेंगे तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया देखना है, गवर्नमेंट के क्या रूल्स बोलते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, आपको पता नहीं। फिर आपको लगेगा कि यार ये सैलरी का बजट हमारा तो इतना है, लेकिन आने वाले कैंडिडेट्स तो इतनी ज़्यादा सैलरीज डिमांड कर रहे हैं, तो कैसे होगा। फिर आप चक्कर में पड़ जाओगे कि मैंने तो सोचा था कि मेरा सैलरी बजट है 40,000 के अंदर में अपॉइंट कर लूँगा, लेकिन ये तो जो लोग आके डिमांड कर रहे हैं ये तो मुश्किल से अब 40 की जगह 70 ना पहुँच जाएं। आप घबरा जाओगे। तो बेसिकली आपकी जो सैलरीज हैं या जो वर्क एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस में क्या सैलरीज देनी चाहिए, किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या प्रेवलेंट सैलरीज होनी चाहिए वहाँ, इसके लिए आपकी एक क्या किस तरीके से हम सिलेक्शन करें, क्या कोई क्वेश्चनेयर उनको दिया जाता है जो भी अप्लाई करते हैं कैंडिडेट, जिससे हम उनकी मार्किंग कर सकें, उनको एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकें और जज कर सकें ये कितने कैपेबल है और ये किस सैलरी के लायक है, वो आपको नॉलेज होगी नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजर विल हेल्प यू आउट इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। अब आपको ये करना है कि भाई आपको स्टाफ सिलेक्शन करना है, हमारा एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट फॉर्म रहता है एंड वी इवेल्युएट द टीचर्स, द स्टाफ मेंबर्स, कोऑर्डिनेटर्स कि उनके अंदर क्वेश्चनेयर दिया जाता है जिसके उनको आंसर्स देने हैं, उसके बेसिस पे हमारा इवैल्यूएशन होता है। देन वी हैव अ प्रॉपर स्क्रीनिंग इंटरव्यू ऑन अ वीडियो कॉल और इन पर्सन एंड देन वी सेलेक्ट द कैंडिडेट एंड देन वी फाइनलाइज द सैलरीज, उनको काम के बारे में जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है जेडी उनको दिया जाता है एंड देन वी फाइनलाइज कि ये कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं है। During the training also we will come to know whether the candidate is picking up the things or not. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं टू फाइनलाइज द राइट कैंडिडेट फॉर टीचर, कोऑर्डिनेटर, ब्रांच हेड पोजीशन। आपको मेड्स रखनी चाहिए या फिर गार्ड रखना चाहिए, उनको क्या क्या काम आना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेड्स से आप क्या क्या चीज़ें पहले तय कर लेंगे कि ये काम आपको करने हैं ताकि वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड करते हैं। So this closes the staff recruitment part. Then comes the training. तो इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हर एक की, चाहे वो प्ले ग्रुप टीचर्स हैं, नर्सरी हैं या फिर केजी टीचर्स हैं या फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं। उनकी एक चेकलिस्ट होती है जिसके ऊपर उन्हें ट्रेन किया जाता है। वीकली चेकलिस्ट होती है, मंथली चेकलिस्ट होती है। इनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। जो हमारा करिकुलम है दैट इज़ अ डिजिटली मैप्ड करिकुलम, उसके ऊपर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जिसमें कि ट्रेनिंग के बाद इनको क्वेश्चंस दिए जाते हैं टू चेक वेदर हाउ मच दे हैव लर्नड, सो दैट जब ये लोग बच्चों को एक्चुअली डिलीवर करेंगे तो दे विल गिव द 100%। फिर वहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि अरे इसको कैसे पढ़ाना है, डिजिटली हमें कैसे इसको मैप करना है, या इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। हमारी जो टीचर्स हैंडबुक होती हैं उसमें एवरी लेसन प्लानिंग इन डिटेल इज़ प्रोवाइडेड टू द टीचर्स कि डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, असेंबली किस तरीके से होगी हैं, और आपकी होमवर्क कितना देना है, कब देना है, और आपके जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट जो नए आ रहे हैं उनको कैसे हमें इन लाइन लाना है विद द ओल्डर वंस जो कि पहले से उस क्लास में चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता चलती है व्हेन यू टेक द सपोर्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी। मतलब हम लोगों की जब सपोर्ट लेते हो आप एज ए फ्रेंचाइजी तो आपको सारी चीज़ों को, आपकी इंक्वायरीज कैसे हैंडल करनी है, एडमिशन्स कैसे क्लोज करने हैं, कब से बच्चों को बुलाना है, कितनी देर के लिए बुलाना है, शुरू में टाइम कैसे इंक्रीज़ करने हैं, उनके मैसेजेस क्या जाने चाहिए पेरेंट्स को, बर्थडे विशेज़ कैसे जानी है, बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे होना है, इनको पिकनिक पे ले आना है तो क्या इनकी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या हमको मैसेजेस पेरेंट्स को भेजने चाहिए कि ये चीज़ें आप प्लीज़ भेजिए हैं, या एजुकेशनल टूर पे जाना है तो किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए। एवरीथिंग इन डिटेल द franchisees get from the head office. So this is the support which
फ्रेंचाइजी विल गेट थ्रू आउट द ईयर। फिर एक हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं जिसमें वी हैव टीम कॉल टू सी कि हाउ द अदर ब्रांचेज आर परफॉर्मिंग, आपकी ब्रांच में कितने एडमिशन हुए, बाकी ब्रांचेस में कितने हुए, आपके यहाँ अगर कम हुए तो क्यों हुए, बाकी ब्रांचेज ऐसा क्या कर रही हैं जिससे कि आप भी उस तरीके से आप न्यू एडमिशन्स कर सकते हो। एंड देन वी हैव अ रिवॉर्ड फॉर द जो भी ब्रांचेस फॉर डूइंग एक्सेसिवली वेल, या जो बहुत अच्छे एडमिशन्स करती हैं, स्कूल ग्रोथ होती है, तो उनके लिए हमारे एक फाइनेंशियल अवार्ड्स भी होते हैं एंड एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स आर गिवन। आपका एनुअल डे होता है, उसका क्या टाइटल होना चाहिए, किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, बच्चों को क्या एक स्किट होनी चाहिए, राइम्स होनी चाहिए, सॉन्ग्स होने चाहिए, डांसेस होने चाहिए, या किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तो और कितनी लेंथ ऑफ द प्रोग्राम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वी डिज़ाइन एंड वी गिव everything bit by bit to the franchisees. So this is the type of support which is given to the franchisees. बच्चों को जो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स हैं साल में, वो कितने सर्टिफिकेट्स जाने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक बच्चे को तो बहुत सारे दे दिए और दूसरे को भी कुछ मिला ही नहीं है। दैट बिकम्स अ वेरी मतलब वो पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा क्या किसी काबिल नहीं है कि इसको कुछ भी नहीं मिला है। सो वी हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द सर्टिफिकेट्स विच इज़ गिवन टू द चिल्ड्रेन, सो दैट हर बच्चे को कुछ ना कुछ चीज़ में एक्टिविटी में एक सर्टिफिकेट जरूर मिले, और एटलीस्ट 5 to 7 सर्टिफिकेट्स दे गेट मिनिमम इन अ ईयर। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फिर कई स्कूल्स हैं, कई ब्रांड्स हैं जिसमें वो एक बार आपका खुलवा के और आपको आपके हवाले छोड़ देते हैं। हमारा ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशंस कब होते हैं, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ से डिज़ाइन होकर आपके पास पहुँचता है एंड सिलेबस उससे पहले ही आपके पहुँच जाता है। एंड द क्वेश्चन पेपर्स के जो आंसर्स हैं वो बच्चे करते हैं, देन द टीचर्स चेक द आंसर विद द आंसर कीज एंड उनकी जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, देन द रिपोर्ट कार्ड्स आर स्क्रीन्ड बाय द हेड ऑफिस, इनके रिमार्क्स चेक होते हैं। कई केसेस ऐसे होते हैं कि टीचर्स कहते हैं कि पहले बच्चे की हाइट थी 100 सेंटीमीटर, अब हाफ ईयरली में 100 थी, अब जो है जी 95 फाइनल में है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि बच्चे की हाइट जो है वो 100 से 95 हो गई। वो गलती ये करी कि पहले उन्होंने विद शूज़ ले ली, सेकंड टाइम आपने विदाउट शूज़ ले ली। तो ये नॉर्मल मिस्टेक्स होती हैं जो हम चेक करते हैं व्हेन वी इवैल्यूएट द रिपोर्ट कार्ड्स, और फिर क्रॉस चेक करके देन वी फाइनली अप्रूव दैम। तब वो रिपोर्ट कार्ड्स पेरेंट्स को मिलते हैं। दीज आर ऑल डिजिटली मेड रिपोर्ट कार्ड्स जो बच्चों के होते हैं विद ऑल द डिटेल्स एवरीथिंग। तो इस तरह का एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम है जो कि रहता है विद द फ्रेंचाइजीज, विद द स्कूल ओनर्स के लिए ये होता है कि आपकी सैलरी शीट्स कैसे बनेंगी, किस तरीके से आप सैलरीज डिस्बर्स करोगे, गवर्नमेंट की क्या नॉर्म्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए रिगार्डिंग ESI, EPF, ये सारी चीज़ें वो हम गाइड करते हैं। फिर आपके फाइनेंशियल्स में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए।